राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और कशान का हाल चाल सवानंद मंगल हो। देखो अपन ने कल बात की थी साबुन के बारे में। किसके बारे में बात की थी दोस्तों? साबुन के बारे में अपन ने बात की थी कि साबुन क्या है और साबुन कैसे बनता है, साबुन का क्या संगठन है और साबुन में मिसेल का जो निर्माण होता है दोस्तों, है ना। ठीक है, मिसेल का जो निर्माण होगा दोस्तों साबुन और अपमार्जक दोनों में ही होगा। तो आपको ये आप सोचो कि साबुन क्या है। सबसे पहली बात तो साबुन होती क्या है, आपने बात की थी उच्च वसीय अम्ल, जिसमें आपने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की बात की थी। COOH वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो आपने वहां पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की बात की थी, यानी उच्च वसीय अम्लों के क्या थे दोस्तों, सोडियम या पोटेशियम के क्या थे दोस्तों, वो लवण थे। क्या थे? सोडियम और पोटेशियम के लवण थे। आगे क्लियर है मामला। अब इसके बाद में साबुन के बारे में आपने बढ़िया ढंग से आपने सीखा था कि साबुन किस किस प्रकार का होता है, उसका संगठन किस प्रकार का होता है। वही अध्रुवीय भाग और दूसरा कौन सा होता है, ध्रुवीय भाग। और यही दोस्तों आपके अपमार्जक के अंदर भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में बढ़िया डिटेल से आपने साबुन के बारे में बात कर ली थी, साबुन का निर्माण कैसे होता है और इसके बारे में। और लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी दोस्तों, जो लास्ट में अपन छोड़ा था कि अपमार्जक बने क्यों, कि सबसे पहली बात है कि कठोर जल, ये किसके अंदर साहब, कठोर जो जल होगा, इस कठोर जल में क्या था दोस्तों, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्या थे, आपके कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से, इस प्रकार के आपने पढ़े थे। तो इस कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ क्या दोस्तों, अविलय जो लवण या अवक्षेपों का निर्माण होकर वो क्या था, पानी के अंदर वो जाग नहीं दे रहा था आपका साबुन। तो इसकी तोड़ के लिए क्या बने दोस्तों, अपमार्जक बने। क्या बने दोस्तों, अपमार्जक बने। तो अपमार्जक जो होंगे वो कठोर जल में भी उपयोगी होंगे। तो अपमार्जक क्या होंगे दोस्तों, कठोर जल के अंदर भी उपयोगी होंगे। चलिए, एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी चीज समझनी होगी दोस्तों, इसको मैं बढ़िया सूत्र के तरीके से भी आपको बता दूंगा, लेकिन यहां पर आप सोचो, या जो वसीय अम्ल था यानी आपका COOH जो ग्रुप था दोस्तों, ये जो था ये कैसा था, दुर्बल अम्ल है। आप सब जानते हो, मैंने लिखा रखा दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। ये क्या थे दोस्तों, दुर्बल अम्ल है ना। साबुन की बात कर रहे हैं अपन। और Na या NaOH या फिर अपन ने क्षार के रूप में प्रयोग किया था KOH, ये कैसे थे दोस्तों, प्रबल क्षार थे। क्या थे दोस्तों, प्रबल क्षार। अब आप जानते हो इनके द्वारा जो लवण बन रहा है, इनके द्वारा जो लवण बनेगा, तो अब आप सोचो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है, बनेगा तो लवण, लेकिन कैसा लवण बनेगा दोस्तों, हाँ क्षारीय। इनका जो विलयन होगा, इनका जो विलयन होगा वो है, अपन कह रहे हैं क्या है दोस्तों, लवण है, लेकिन इनका विलयन कैसा होगा दोस्तों, क्षारीय होगा। यानी थोड़ा सा क्या होगा उसमें, क्षारीय लवण कह सकते हैं इनको। क्या कह देंगे दोस्तों, क्षारीय लवण। समझ में आ गई ना बात, क्या होगा दोस्तों, क्षारीय लवण होगा। लेकिन अपमार्जक क्या होंगे, अपमार्जक क्या होंगे दोस्तों, की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अपन लिखेंगे अपमार्जक के अंदर की लंबी हाइड्रोकार्बन। अब बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन होता क्या, लंबी हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोजन और कार्बन आ रहा है ना, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के क्या होंगे दोस्तों, ये सल्फोनिक लवण। क्या होंगे दोस्तों, सल्फोनिक, हाँ सल्फोनिक या अमोनियम लवण, दो चीजें बहुत लिख रहा हूं मैं दोस्तों। हाँ, सल्फोनिक या अमोनियम, अमोनियम लवण। आप सब जानते हो सल्फोनिक या तो SO3 से बनेगा या SO4-2, है ना, इस प्रकार से बनेगा। और अमोनियम आप जानते हो कि क्या होता है दोस्तों, हाँ अमोनियम क्या होता है, NH4+ होता है। आप सब इस तरीके इसके वाकिफ हो। यानी अगर अपन बात करेंगे कि साबुन क्या है, साबुन क्या है दोस्तों, साबुन एक बार और बताओ, साबुन क्या है, उच्च वसीय अम्लों के क्या है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है ना। यही बन रहा था ना दोस्तों, RCOONA, है ना। R के अंदर अपन ने बात की थी स्टीरिक, फोमिक और ओलिक, इस प्रकार से आपने बात की थी। अब यहाँ लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सल्फोनिक या अमोनियम लवण, दो चीजें आ गई, सल्फोनिक या अमोनियम लवण। अब इसी के आधार पर यहाँ पर धनायनिक अपमार्जक, धनायनिक अपमार्जक, धनायनिक अपमार्जक, एक तो ये प्रकार होगा दोस्तों, और एक ऋणायनिक अपमार्जक, ऋणायनिक अपमार्जक, है ना, ऋणायनिक अपमार्जक, डिटर्जेंट। सबसे पहले तो आप जानते हो ना अपमार्जक होता है क्या, सर्पी है दोस्तों ना, और आजकल क्या वो पानी है आप ये। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, ये ठोस के रूप में भी रहेगा, ये द्रव के रूप में भी आपको मिल जाएगा, ये चूर्ण के रूप में भी आपको मिल जाएंगे। कौन दोस्तों, अपमार्जक, है ना। जो आपके पोचे उचे लगाते हो उसमें भी अपमार्जक काम आता है। हॉस्पिटल के अंदर जो भी लगा रहे हो, ये जो दवाई डाल के, ये सब क्या है दोस्तों, वो जो पोचे लगाते हैं ना सर्फ के, तो वो भी क्या है दोस्तों, अपमार्जक है। और आपका जो बर्तन वर्तन धोते हो आप, जो बर्तन धोने की जो लिक्विड साबुन वगैरह आती है, इनके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, अपमार्जक ही है ना। तो धनायनिक अपमार्जक, ऋणायनिक अपमार्जक।
यानी आप देखो इनमें धनायन कौन है दोस्तों, अमोनियम। आपको सबको पता है कि अमोनियम क्या है, धनायन, यानी प्लस लग रहा है यानी धनायन है। तो यानी धनायनिक अपमार्जक में आपको क्या नाम मिलेगा दोस्तों, अमोनियम, है ना। आपको पूरा नाम भी ये याद नहीं है, अगर वहां ऑप्शन आ जाएगी धनायनिक है, ऋणायनिक है और या उदासीन है, तीसरा भी होगा दोस्तों उदासीन, तो आपको देख के बताना है कि भाई अमोनियम आ गया यानी क्या है, वो धनायनिक अपमार्जक है। और इसका मतलब क्या है, क्या ये साहब अमोनियम के कारण आपने यहाँ पर धनायनिक अपमार्जक लिखा, नहीं। आपने कल पढ़ा है कि अध्रुवीय भाग, एक कौन सा होगा दोस्तों, अध्रुवीय भाग, और दूसरा कौन सा होगा इसका, ध्रुवीय भाग, है ना। तो सेम अपमार्जक के अंदर भी अध्रुवीय और ध्रुवीय भाग होंगे दोस्तों। अध्रुवीय भाग कौन से होंगे, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो आपने लिखी, और यही आयन्स दिख रहे हैं दोस्तों, जो आयनिक होंगे वो कौन से भाग होंगे दोस्तों, ध्रुवीय भाग होंगे। आपको ये ठीक है, समझ में आ गई। अब वहां पर जो ध्रुवीय भाग था दोस्तों वो क्या था, COO माइनस और Na प्लस या पोटेशियम प्लस, है ना, इस प्रकार से था। और यहाँ पर जो आपका क्या होगा, अगर मान लो उसमें अमोनियम होगा तो अमोनियम धनायनिक भाग होगा ध्रुवीय भाग के रूप में, यानी जल से, अगर जल से, है ना, जल से क्रिया करने वाला भाग यानी जल रागी भाग, है ना, जल रागी भाग यानी हाइड्रोफिलिक भाग जो होगा वो कौन सा होगा, धनायनिक होगा। तो उस अपमार्जक को आप क्या कर देंगे दोस्तों, धनायनिक अपमार्जक कर देंगे। और यदि ऋणायनिक अपमार्जक में कौन होंगे दोस्तों, ऋणायनिक अपमार्जक में इस प्रकार से आपके क्या होंगे, ये सल्फेट्स होंगे, है ना, सल्फोनिक अम्ल के। तो ये जो सल्फेट, इनकी प्रकृति आप कैसे देख रहे हैं दोस्तों, ऋणात्मक। अगर कहीं जगह आ जाए कि सल्फोनिक लवण या सल्फेट इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या समझना दोस्तों कि ऋणायनिक अपमार्जक है। और ऋणायनिक अपमार्जक का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि ये जो ऋणायनिक अपमार्जक है यानी इस अपमार्जक का ध्रुवीय भाग यानी जल रागी भाग, जो जल से दोस्ती रखता है दोस्तों, जल प्रेमी भाग, हाइड्रोफिलिक भाग, वो कौन सा होगा, ऋणायन होगा। इसलिए इसको कौन सा बोला जाता है, ऋणायनिक अपमार्जक बोला जाता है। समझ गए ना दोस्तों। तो इस प्रकार से अपमार्जक और अपमार्जक, देखो साबुन की परिभाषा क्या है, जो मेल हटाए, जिसको धो के आप मेल हटा सकते हो, वो कौन है दोस्तों, साबुन है। लेकिन अपमार्जक भी वही काम कर रहा है, तो ये साबुन है दोस्तों, लेकिन आप जानते हो कि साबुन नहीं है। यानी इसका एक नाम और है दोस्तों, साबुन रहित साबुन। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, साबुन रहित साबुन, या कहीं लिखा सकता है दोस्तों साबुनहीन साबुन, साबुनहीन साबुन। और देखो आपने अच्छी चीज क्या बताई कि साहब ये कठोर जल के अंदर भी क्या कर सकता है कि सफाई का कार्य कर सकता है। अब क्यों, क्योंकि साबुन के अंदर जो कठोर जल के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन थे, कौन से दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अविलय लवण बना रहे थे, जिसके कारण अवक्षेप जम जाता था और साबुन में झाग नहीं बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये सल्फेट और अमोनियम लात मार के बेच देते हैं, ठीक है। तो ये विलय लवण बना लेता है दोस्तों, है ना, इनसे लवण बनेंगे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इस प्रकार के। लेकिन वो कैसे बनेंगे दोस्तों, विलय लवण बनेंगे। तो विलय तो पानी में विलय हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इनको क्या कर दिया जाता है, अपमार्जक के द्वारा आयनिक रूप में छोड़ दिया जाता है, आयनिक रूप, है ना, इनका आयनिक रूप में बदल दिया जाता है। तो आयनिक रूप में जैसे ही बदलेंगे, क्योंकि आयनिक जो भाग होगा दोस्तों वो जल में कैसा होता है, विलय होता है, जल में कैसा होता है दोस्तों, विलय होता है। तो विलय लवण बना लेंगे, तो विलय लवण बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं, पानी के साथ क्या हो जाएंगे, वो मिलके बाहर निकल जाएंगे। अपमार्जक में कठोर जल के अंदर भी साफ किया जा सकता है अपमार्जक के द्वारा। लेकिन कोई चीज अच्छी होती तो बुरी भी होती, है ना। तो यहाँ से ये चीज अच्छी हुई, लेकिन एक जो हानि हुई, इसकी सबसे बड़ी हानि आप कह सकते हो दोस्तों कि सबसे बड़ी इसकी हानि अपन क्या मानेंगे यहाँ पर, कि सबसे बड़ी हानि ये होगी, आपने लिखा था कि जो साबुन का जो विलयन अगर जलाशयों में भी चला जाए तो वो किसी प्रकार से क्या होगा दोस्तों, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी पर्यावरण का उससे कोई नुकसान नहीं होगा, जल का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अपमार्जक यानी उसमें लिखा था अपन ने, वो क्या है, जैव निम्नीकरण है। तो ये क्या है, जैव अनिम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, निम्नीकरण कहने का मतलब जीवों के द्वारा जो साबुन था उसका अपघटन करके तोड़ दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि वो नुकसान नहीं पहुंचाए, उस रूप में आ जाता था। लेकिन अपमार्जक को कोई जीव
अनिम्नीकरण का मतलब छोटे रूप में तोड़ नहीं सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि उस पानी में रह के उस जलाशय को क्या कर देंगे दोस्तों, खराब कर देंगे। और मिट्टी में जाएंगे तो क्या कर देंगे, मृदा को भी खराब कर देंगे। अपन टोटली रूप से कहे तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। साबुन एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। आई मेरी बात क्लियर, समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। और ये ठोस द्रव चूर्ण रूप में भी रहते हैं। और जो उदासीन है दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाने वाली चीज है कि एक उदासीन जो होता है ये केवल और केवल द्रव रूप में पाया जाएगा, द्रव रूप में। और यही होता है दोस्तों जो आपका बर्तन मांजने का जो साबुन होता है ना दोस्तों, बर्तन मांजने का, तो बर्तन मांजने का जो साबुन, क्या सॉरी लिक्विड, बर्तन मांजने का जो द्रव रूप में जो भाग होता है, देखा होगा आजकल द्रव रूप में आने लग गए, लिक्विड आने लग गए बर्तन धोने के लिए। तो ये यही है उदासीन वाला भाग। आई बात समझ में। और जो धनायनिक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इन्वर्ट सोप, यानी इन्वर्ट सोप भी कहा जाता है, यानी प्रतीप साबुन। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको, प्रतीप साबुन भी इसको कहा जाता है। अब मेरे ख्याल से मैंने इसकी लगभग चीजें बता दी है, एक साथ सारे बता दूंगा तो खिचड़ी हो जाएगी। तो अपन इसको काम करते हैं बढ़िया नोट्स के रूप में क्या कर देते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको छाप लो। अपमार्जक के बारे में जो सामान्य जानकारियां थी मैंने लिख दी थी, ये बहुत ही काम की चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार तो इसको छाप लो, मैं लिख दिया। और एक लाइन और ऐड की, आजकल क्या होता है दोस्तों कि फॉस्फेट के स्थान पर इसमें नाइट्रो ट्राई एसिटिक अम्ल का उपयोग होने से क्या होता है, थोड़ा सा प्रदूषण इसको कंट्रोल किया गया है कि भाई बात ठीक है, अपमार्जक से ज्यादा प्रदूषण हो रहा है तो बस ये मिला के उसके प्रदूषण के स्तर को थोड़ा कम किया गया, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, प्रदूषक ही है। ठीक है, और इस प्रकार से पूरा लिख दिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं पर, है ना। देखो दोस्तों, अपन ने बात की थी जो अपमार्जक होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट यहाँ 3 टाइप्स के होते हैं कि जल में कौन सा सिरा उसका घुलेगा, धनायन घुलेगा या ऋणायन घुलेगा। ठीक है, तो धनायन अगर घुल रहा है तो उसको धनायनिक अपमार्जक। केटायनिक किसको बोलते हैं, केटायन मतलब धनायन ही होता है। ठीक है, अब उसको मैंने बताया था आपको, ये प्रतीप साबुन, इसका दूसरा नाम है इन्वर्ट साबुन भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चतुष्क अमोनियम क्लोराइड, देखो सीधी सी बात है, ये मैंने बताया आपको कि सीधा सा ये है, अमोनियम कोई ना कोई ग्रुप जुड़ेगा। आगे बात समझ में। अब देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितनी संयोजकता है, नाइट्रोजन को अमोनियम को मैं लिखूं आपको तो इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से हाइड्रोजन 4 जगह जुड़ा रहता है और यहाँ प्लस का निशान रहता है, तो यानी NH4 प्लस इस प्रकार से दर्शाया जाता है। समझ में आई, NH4 इस प्रकार से आपको दर्शाया जाता है। प्लस का मतलब यह इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता तो कितनी होती, 3 होती, लेकिन एक और बॉन्ड बन गया तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर थोड़ी क्या है दोस्तों, कमी है। ठीक, अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों कि यहाँ जैसे हाइड्रोजन के स्थान पर कोई भी, जैसे एक मेथिल ग्रुप आ गया, CH3 आ गया, अगर मान लो इधर भी कोई मेथिल ग्रुप आ गया, इस प्रकार से ये क्या होगा, रिप्लेस होगा। है क्या है, अमोनियम है, और आपको पता है कि ये प्लस है तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई माइनस जरूर होगा। ये आप बिल्कुल क्लियर, अब तो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इतने दिन हो गए आपको कि प्लस है तो माइनस भी होगा। तो माइनस वाला जो होगा, या तो क्या कह रहा है ये कि क्लोराइड होगा, यानी क्लोराइड का मतलब Cl माइनस होगा, या ब्रोमाइड होगा, ब्रोमाइड का मतलब Br माइनस होगा, या एसीटेट होगा। क्या होगा दोस्तों, एसीटेट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5 ये हो गया दोस्तों एसीटेट। समझ में आ गई, एसिटिक अम्ल में से हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। तो ये 3 प्रकार के ऋणायन यहाँ पर जुड़ सकते हैं, है ना। यानी चतुष्क अमोनियम क्लोराइड का मतलब 4 इसकी वैलेंसी दिखाई गई है, और यानी 4 जगह पे कुछ ना कुछ हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ जुड़ेगा दोस्तों, हाइड्रोजन नहीं रहेगा, केवल आपको नाइट्रोजन दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इन पे जगह, और इनका जो ऋणात्मक जो कंपोनेंट होगा जो इसके बराबर, यानी अमोनियम क्लोराइड बनेगा तो दोस्तों, या अमोनियम ब्रोमाइड बनेगा, या अमोनियम एसीटेट बनेगा दोस्तों। समझ में आ गई, प्लस के साथ में माइनस ये लगेगा। ठीक, अब इसके बाद में ये, इसमें इसको धनायन क्यों बोला गया, बताया आपको कि इसका जो विलय सिरा है, जल में विलय सिरा, वो कौन सा होगा दोस्तों, धनावेशित भाग होगा। यानी ये जो नाइट्रोजन के अंदर आप ब्रैकेट में इसको लिखोगे इस प्रकार से कि यहाँ प्लस है, पूरे पे चार्ज जाएगा, वो आपका क्या होगा, जल की तरफ रहेगा, यानी जल में वही घुलेगा दोस्तों। और देखो मैंने बताया था कि इसमें अस्पतालों वगैरह में भी जो पोछे उछे लगते हैं, इसके अंदर कृमिनाशक गुण होता है, इसके अंदर धनायन के अंदर कृमिनाशक गुण होने के कारण इसको अस्पताल में भी उपयोग में लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स लिख दिए, देखो दोस्तों इस प्रकार का है, यहाँ नाम है देखो, सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले तो आपको अगर पूछ गई, वहां एग्जाम्पल पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन सा धनायनिक है, ऋणायनिक है, तो आपको क्या देखना है, अमोनियम आ गया, यानी अमोनियम मार्क्स आपने बताया था क्या है, प्लस है, यानी अब इसके साथ क्लोराइड भी आ सकता है, ब्रोमाइड, यानी उदाहरण तो देखो दोस्तों हजारों है।
ठीक है, उदाहरण बहुत सारे हैं, तो अपने को सारों पे दिमाग नहीं लगाना, अपने तो वहां पे क्या है कि उत्तर सही होना चाहिए। अब उत्तर सही होने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना शॉर्टकट, तो अमोनियम हो जाएगा, तो आपका धनायन हो जाएगा, अमोनियम जरूर आएगा वहां पर। अमोनियम के साथ क्लोराइड भी आ सकता है, ब्रोमाइड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, अब यहाँ बात आ रहा सेटल। सेटल जैसे आपने वहां पे स्टीरिक, पोमेटिक, ओलिक देखा था, C17, H35 है ना, 16, 15 के साथ में किस प्रकार से आपने वहां पर देखा था। तो सेटल का मतलब क्या होता है, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों, 16, और वही नियम है 16 का दुगुना कर दो 32 और एक हाइड्रोजन जोड़ दो 33, यानी C16H33 की जो चेन है उसको आपने क्या कहा, सेटल कहा, यानी C16H33 की चेन को आपने क्या नाम दिया, सेटल नाम दिया। अब यहाँ ट्राई मेथिल है दोस्तों, देखो ये तो हो गया पूरा का पूरा सेटल समूह, यानी कार्बन की संख्या देखो यहाँ 15 है और एक ही होगी दोस्तों 16, ये तो हो गया सेटल ग्रुप, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा, ट्राई, ट्राई का मतलब तो 3, मेथिल यानी CH3 ग्रुप, तो 1, 2 और 3 यहाँ मेथिल ग्रुप लिखा हुआ, और यहाँ पे पूरे पे लग गया चार्ज प्लस, और इसको बैलेंस करने के लिए माइनस के रूप में यहाँ पर लग गया दोस्तों क्लोराइड। आगे बात मेरी समझ में, तो इस प्रकार से आपको नाम याद करना है। ये देखो बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर हमेशा दोस्तों साइंस पढ़ने वाले बिल्कुल इस तरीके से जानते हैं कि बेंजीन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और जहां जहां पर मुड़ते हैं वहां कार्बन आपको चिपकाना, देखो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यानी कितने कार्बन है दोस्तों बेंजीन में, 6 कार्बन है, क्या है 6 कार्बन, ठीक है, इतना समझ लो केवल इतना। तो बेंजीन, बेंजीन लिख दिया। सेटल, सेटल का मतलब वही क्या है आपके, कितने कार्बन है 16, यानी सेटल का मतलब C16H33, ये देखो कार्बन है ना, CH2 के आगे लगा हुआ 15, यानी कार्बन 15 तो यहाँ हो गया, एक 16 ये हो गया, इन सबके हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर लिखा डाइमेथिल, यानी अब ट्राई नहीं है, कितने मेथिल ग्रुप है, 2, देखो एक ऊपर लगा हुआ एक नीचे लगा हुआ है। अब क्या है यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड, क्या है अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम तो है ही है, यानी ये N की वैलेंसी को चारों तरफ से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया गया, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लोराइड। समझ में आई बात, समझ में आई, एक बार स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। अगला है आपका, अगला है दोस्तों आपका ऋणायनिक अपमार्जक, सेकंड वाला। ऋणायनिक अपमार्जक में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या आएगा, धनायनिक में अमोनियम आ रहा था, यहाँ आपके क्या आएगा, सल्फोनेट आएगा, SO4-2 आ सकता है, या SO3-2, इस प्रकार से आपके यहाँ पर आएगा दोस्तों। समझ में आ गई बात। चलिए यहां अपन पढ़ लेते हैं इसको, जो बताया वही चीजें लिखी है। ऋणायनिक सिरा जल में विलय होगा, इसलिए इसको ऋणायनिक कहा गया है। ऋणायनिक सिरे पे SO3 SO4-2 समूह उपस्थित होते हैं, ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, जब इनको बनाया जाता है तो ये एल्कोहल से निर्मित होता है ना, एल्कोहल पे होता है क्या दोस्तों, है ना, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब होता है C2, है ना, CH2OH, यानी R लग जाता है, CH2OH होता है ना, यहाँ R पे, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन की संख्या भाई, कार्बन 1 है, 2 है, 3 है ना, आगे लग जाता है, प्राथमिक एल्कोहल बोला जाता है। OH जहां क्रियात्मक समूह लग जाए उसको बोला जाता है एल्कोहल, जैसे COOH को आपने कार्बोक्सिलिक समूह बोला था ना, वो अम्ल है, और ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए लगता है क्रियात्मक समूह OH। इसकी क्रिया करवाई जाती है दोस्तों H2SO4 के साथ, किसके साथ क्रिया करवाई जाती है दोस्तों, H2SO4 के साथ क्रिया कराई जाती है, जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। यानी इसको कहां से बनाया जा रहा है दोस्तों, प्राथमिक एल्कोहल की अम्ल से क्रिया द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक समझ आएगी, प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, इसमें कार्बन की जो होती है ना संख्या, वो कार्बन 12 से लेके 18 तक यहाँ पर होती है। ठीक है, अब इसके बाद में इसके कुछ सूत्र है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना याद करना, देखो नाम लिखा सोडियम पेराडोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक, तो आपको इतना सही काम है, सल्फोनेट देखना है, केवल पूछेंगे ऋणात्मक एल्कोहल कौन सा है, ये नाम जरूर पूछ लेते हैं, सोडियम क्लोरीन सल्फेट, नाम याद कर लेना, अपने को सल्फोनेट से काम है। इसके बाद में एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 सवाल मैंने एग्जाम में देखा है दोस्तों, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि किस प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो एक स्ट्रक्चर दे रखी है, ये बेंजीन है, बेंजीन के आगे R है, R का मतलब हाइड्रोकार्बन है ना, अगर ये R के स्थान पर अगर मेथिल समूह है, CH3 समूह होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, सिंडेल। क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसको, इस अपमार्जक को क्या कहा जाएगा, सिंडेल कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों। अब इसके बाद में देखो, ये दंत मंजन में प्रयुक्त होता है, दंत मंजन में यानी घरों के अंदर उपयोग होता है। तो घरों, एक लाइन लिख दी मैंने, एक पूछा गया है, इसे यही लाइन डिट्टो एग्जाम में पूछी गई थी दोस्तों, कि घरों में प्रयुक्त होने वाला एकमात्र ऋणात्मक अपमार्जक कौन सा है, तो वो नाम आपको याद रखना, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। आगे क्लियर मामला, छापो इसको। देखो दोस्तों, अगला है आपका उदासीन अपमार्जक, यानी नॉन आयनिक अपमार्जक। यहाँ आपको किसी प्रकार का एक ही देखना है, ना तो यहाँ अमोनियम का नाम आएगा, ना यहाँ सल्फोनेट का नाम आएगा, ठीक है, यानी ना धनायनिक,
ना ऋणायनिक, दोनों प्रकार के आपके अपमार्जक का यहाँ नाम नहीं आएगा। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका उदासीन अपमार्जक। और ये बहुत काम का दोस्तों आपके लिए। क्यों काम का, सुनो। चलो सबसे पहले देखो, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, द्रव अवस्था में। अब आप मुझे बताओ कि क्या इनमें आयंस नहीं है तो क्या ये जल में विलय होना चाहिए। हाँ मार साहब, यह बात तो गजब की यार, आप तो शुरू में बताया अगर आयन बैणी तो ही जल में विलय है। तो जब आयन ही नहीं है तो दोस्तों जल में विलय कैसे होगा, और जल में विलय नहीं होगा तो आपकी सफाई कैसे करेगा, है ना। यानी कपड़ों की सफाई कैसे करेगा, सबकी सफाई कैसे करेगा। लेकिन दोस्तों ये सफाई बहुत जोरदार तरीके से करता है। वो जोरदार तरीके से क्या दोस्तों, पानी में घुलता है। क्यों, क्योंकि ये क्या, इसमें कौन से बंध पाए जाते हैं, ध्रुवीय सह संयोजक बंध इसके अंदर पाए जाते हैं। कौन से सह संयोजक गुण पाए जाते हैं दोस्तों, ध्रुवीय सह संयोजक बंध इसके अंदर पाए जाते हैं। ध्रुवीय सह संयोजक बंध इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब होता है क्या दोस्तों, जैसे मान लो अगर मैंने आपको यहाँ पर लिखा, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर मैंने लिखा HCl, क्या लिखा दोस्तों, HCl लिखा ना। अगर मान लो इसमें क्या होगा, ये माइनस ये प्लस है, इसमें विद्युत ऋणात्मक जो होती है वो कैपेसिटी क्लोराइड में ज्यादा है। ठीक, क्लोराइड में ज्यादा होने से विद्युत ऋणात्मक कैपेसिटी का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा दोस्तों, आकर्षित करेगा। यहाँ पर किसी प्रकार का आयनिक नहीं, ये भी सहसंयोजक बंध है लेकिन ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये एक इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास, एक ही इसको दे देगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर आपको प्लस माइनस दिखाई दे रहा है लेकिन प्लस माइनस यहाँ नहीं है, यानी आयनिक नहीं है, ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ध्रुवीय का मतलब इसमें भी प्लस माइनस बन जाता है, वो भी कैसा, आंशिक, यानी इसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये क्या करता है, क्लोराइड ज्यादा खींचता है। तो यानी इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसे कहते हैं आपके ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। यानी ये सहसंयोजक बंध होते हुए भी, यानी इसमें आयन नहीं होते हुए भी ये किस प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, ध्रुवीय प्रकृति। और ध्रुवीय होने का मतलब ही क्या दोस्तों, जल में घुलनशील होना। क्या होता है, जल में घुलनशील होना। तो यानी क्या करेगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध इसमें उपस्थित होते ही क्या होगा, जल में विलय होगा। अब जल में विलय है तो दोस्तों झाग भी मस्त तरीके के देगा, यानी इसके अंदर क्या होगा, झाग अधिक होगा। और आप जाके देखना, मम्मी को पूछना आज जाके, जो आपके बर्तन धोने वाला जो लिक्विड सोप है वो थोड़ा सा लेने पर ही उसमें क्या आ जाता है दोस्तों, झाग, तगड़े तरीके के झाग आ जाती है। दो चार बूंदे डाली, कपड़े धो, मस्त तरीके से झाग आते हैं दोस्तों ना, साबुन में कम आते हैं उसमें। यानी बर्तन धोने वाला जो लिक्विड सोप है वो कौन सा होता है दोस्तों, उदासीन अपमार्जक होता है। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आजकल क्या आ गई दोस्तों, आपके कपड़े धोने की जो मशीन आ गई दोस्तों ना, वॉशिंग मशीन, इस वॉशिंग मशीन में भी लिक्विड डलता है दोस्तों ना, लिक्विड अलग ही लिक्विड आता है। वो लिक्विड भी कौन सा होता है दोस्तों, यही लिक्विड होता है, यही लिक्विड होता है। मशीनों को धोने के लिए जो होती है दोस्तों, मशीनों को धोने के लिए जो लिक्विड होता है वो भी यही लिक्विड होता है दोस्तों। समझ में आ गई बात। यानी वस्त्र, क्रोकरी, मशीन, बर्तन धोने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उदाहरण है दोस्तों, इसका नाम है पेंटा इरिथ्रिटिल स्टीयरेट। नाम याद करो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछ ले कौन सा अपमार्जक है तो सीधा ना तो अमोनियम आ रहा है दोस्तों, और ना ही इसमें सल्फेट या सल्फोनिक अम्ल आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको पहचान लगे ये साला उदासीन ही है। ठीक है, अब इसकी जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार की, देखो स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर आपको गौर करना होगा कि यहाँ आ रहा देखो COO और इधर की तरफ कोई R मतलब हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है। यानी मैंने आपको पहले बताया था COOR का मतलब क्या होता है दोस्तोह, एस्टर। क्या होता है दोस्तों, एस्टर है। समझ में आ गई। यानी COO, केवल COO है तो ये एसीटेट है। क्या है दोस्तों, एसीटेट। और OH आ जाए दोस्तों तो ये क्या है, एल्कोहल। क्या है दोस्तों, एल्कोहल। COOH आ जाए तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। समझ में आ गई। तो यानी COOR यानी क्या है दोस्तों, एस्टर है। ये तो लिखा, ये पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब यहाँ पर OH से लिया गया, पॉलीहाइड्रोक्सी का। एल्कोहल का क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल है दोस्तों। OH नजर आ रही है, एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल देखो सारे के सारे CH2OH। क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर एस्टर है। क्या है दोस्तों, एस्टर है। और स्टेरिक अम्ल, नाम में पता चल रहा है स्टीरिएट आ रहा है, यानी इसके अंदर स्टीरिक अम्ल है। और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल भी क्या होता है आपने देखा था दोस्तों, CH2OH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल था। तो इसका ये जो ग्लाइकोल होता है दोस्तों, CH2CO, ये ग्लाइकोल ही होता है इसका। समझ में आ गई ना बात। तो ग्लाइकोल में कौन सा आ रहा है दोस्तों, ग्रुप आ रहा है OH। तो ये जो दोस्तों जो इधर लगा हुआ है ग्रुप CH2OH, ये किससे लिया गया है, आपका ग्लाइकोल ही आया, एथिलीन ग्लाइकोल से ही ये बना हुआ है। तो ये ग्लाइकोल की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, प्राप्त किया जाता है। समझ में आ गई बात। छापो इसको, बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों ये उदासीन वाला।
हाँ देखो दोस्तों, अगला है आपका साबुन और अपमार्जक में क्या क्या समानता है ना, अपन इनको क्या करते हैं मिक्स करके पढ़ लेते हैं। साबुन और अपमार्जक में पहली बात तो क्या है दोस्तों, संरचनात्मक समानताएं हैं। कैसी समानताएं दोस्तों, इसमें संरचनात्मक समानताएं, दोनों ही क्या करते हैं दोस्तों, जाग बनाकर, हाँ दुश्मन की धुलाई कर देते हैं, क्या बनाकर, जाग बनाकर कपड़ों की गंदगी दूर कर देते हैं, यानी दुश्मन यानी गंदगी की क्या कर देते हैं दोस्तों, दोनों ही सफाई करते हैं, दोनों ही अपमार्जन करने का काम करते हैं। और दोनों में ही दोस्तों क्या होता है, इसकी ध्रुवीय और अध्रुवीय भाग होता है, दोनों में क्या होता है, ध्रुवीय भाग और अध्रुवीय भाग कौन सा होगा दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जो लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, दोनों में ही पाई जाती है, और दोनों में क्या होगी, ये अध्रुवीय भाग गठित करेगा। और अध्रुवीय भाग ये क्या होगा दोस्तों, वसा नहीं होगा, यानी जल से क्या होगा, जल विरोधी होगा, यानी जल विरागी, ये क्या होगा, जल विरोधी होना, हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है, लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होगा। और जबकि ध्रुवीय भाग होता है दोस्तों, ये कैसा होता है, आयनिक होता है। सबसे पहली बात कैसा होगा दोस्तों, आयनिक होगा, आयनिक। और उदासीन में आपने देखा था, उदासीन अपमार्जक में वो भी कैसा था, आंशिक आयनिक था, जिसे आंशिक आयनिक को आप क्या कहते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक कहते हैं। समझ में आ गई। और इसमें आयनिक भाग होगा दोस्तों, और आयनिक भाग होगा, और ये कैसा होगा, जल स्नेही यानी हाइड्रोफिलिक, और या वसा से दूर रहेगा यानी वसा विरोधी होगा। समझ में आ गई ना, लिपोफोबिक, समझ में आ गई, दोनों ही एक ही जैसे होते हैं। और तीसरी बात जो होती है दोस्तों, ये क्या करते हैं, दोनों ही जल में घुलेंगे, और जल का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव जो होते हैं क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं। पृष्ठ तनाव क्या करते हैं दोस्तों, कम कर देते हैं। और जो आपने देखा होगा साबुन के झाग, साबुन के जो झाग होते हैं या आपके डिटर्जेंट के जो भी झाग होते हैं, वो आपको जो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं दोस्तों। यानी ये जो झाग मैंने बनाया ये कैसे हैं दोस्तों, व्हाइट है। कैसे हैं दोस्तों, व्हाइट है ना, डब्ल्यू है, ओ मास्टर व्हाइट की स्पेलिंग सही लिख, चल यहाँ लिख देते हैं WHITE, व्हाइट। व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं दोस्तों, कभी भी कोई चीज, जैसे ये बोर्ड आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, किसी भी चीजों का कलर का कॉन्सेप्ट है कि है दोस्तों, आपको पता है कि अपन देखने के लिए अपने को आंखें चाहिए, और क्या चाहिए, परावर्तित प्रकाश। क्या चाहिए दोस्तों, परावर्तित। परावर्तित का मतलब क्या हुआ कि कोई प्रकाश है ना, आप देखो साहब आंखें में देखा तो अंधेरा में चल जाओ साहब, टॉर्च ले जाओ ना, तो आपकी आंखें पे मारो, वस्तु पे मारो, और नहीं साहब आंखें थोड़ी मारा, आंखें पे तो पैर बुड़को पड़े, हाँ तो आप कहां पर डाला दोस्तों, वो वस्तु पर डाला, यानी वस्तु से टकराकर प्रकाश आपकी आंखों पर गिरता है, जितना प्रकाश उस पर गिरा वो वस्तु आपको दिखाई दे रही। कॉन्सेप्ट क्लियर, उसे कहते हैं परावर्तित प्रकाश। यानी कोई वस्तु है, इस पर प्रकाश गिरा और ये आपकी आंखों पर गिरा दोस्तों, ये आपकी आंखों पर गिरा, और ये परावर्तित यानी यहाँ से प्रकाश गिरा है ना, और प्रकाश आपकी आंखों में आया, तो ये वस्तु आपको क्या करेगी दोस्तों, दिखाई देती है। इसके पीछे की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर प्रकाश पड़ नहीं रहा, पड़ भी रहा तो इधर उधर जा रहा, आपकी आंखों पर नहीं आ रहा। क्लियर। अब प्रकाश को आप जानते हो टोटल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ठीक, ये भी जानते हो। चलिए साहब, अब इस बोर्ड पर कहने का मतलब, मान लो देखो सुनो, अगर मान लो ये आपका बोर्ड जो है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ये लाल कलर, ये जो लाल कलर के पेन से मैंने बना दिया, अब ये आपको लाल दिखाई दे रहा है, ये मैंने यहाँ बना दिया ये साहब, ये नीला क्यों दिखाई दे रहा साहब, लो साहब ये नीला, ये एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं इसलिए माथापड़ी कर रहा हूँ दोस्तों में, ठीक है ना कहीं ये भी चीज काम आएगी, एक लाइन लिखाऊंगा अभी मैं। चलो, ये आपको 2-3 कलर हो गए दोस्तों, ठीक, और ये व्हाइट कलर का हो गया, ये ब्लैक कलर का हो गया। अब ये कलर क्यों दिखते हैं, देखो सुनो, यहाँ पर इस लाल वाले पर क्या हो गिरा होगा दोस्तों, प्रकाश गिरा होगा, और मेरी ये आपकी आंखों पे जा रहा है, यानी कहने का मतलब 7 रंग का प्रकाश इस पर गिरा, ठीक है ना। तो श्वेत प्रकाश, जो 7 रंग का प्रकाश इस पर गिरा, 7 रंग का प्रकाश गिरते ही इस रंग ने क्या किया, बाकी 6 कलर को अपने पास ही रख लिया, है ना, सॉल्व कब्जे में पकड़ लिया, और एक रंग इससे भाग छूटा यहाँ से, ये साला मैं भाग जाऊंगा, पकड़ना तो सबको चाहता था, लेकिन क्या कर दिया, एक रंग वहां से दौड़ लगा के भाग गया। वो रंग कौन सा था, लाल, और लाल रंग आपकी आंखों में पड़ा, वही आपको दिखाई देता है। समझ में आ गई, यानी ये लाल नहीं है, लाल दिखाई दे रहा है, बात क्लियर मामला। यहाँ नीला क्यों दिखाई दे रहा दोस्तों, ये वही बात हुई कि यहाँ पे 7 रंगों का प्रकाश इस पर गिरा होगा, और 7 रंगों के प्रकाश गिरने पर इसने सारों को पकड़ना चाहा, लेकिन एक फिसल गया, कौन सा पिछला साहब, नीला रंग का प्रकाश फिसल के आपकी आंखों पर आ गया। जो आपके प्रकाश आपकी आंखों पर आया है, ये रंग आपको कैसा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीला रंग परावर्तित हुआ है। यहाँ हरा रंग परावर्तित होने के कारण आपको हरा दिखाई दे रहा है, और साहब लाल, ये जो आपको व्हाइट निशान दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि 7 रंगों को मिक्स करने पर कौन सा कलर बनता है, सफेद रंग। 7 रंगों को मिक्स करने पर कौन सा रंग बनता है, सफेद रंग। तो यहाँ इस बोर्ड पर कोई 7 रंग के प्रकाश की किरण गिरी होगी, और गिरने के बाद में ये इतना रिलैक्स है, साला जाओ साले जाओ, सब आनंद, सब स्वतंत्र मेरी तरफ से, मैं आजादी को, हाँ बिल्कुल आजादी भोगो आराम से। तो 7 रंगों को इसने क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया। 7 रंगों को छोड़ने पर जब 7 रंग मिलते हैं तो कैसा दिखाई देता है दोस्तों, व्हाइट कलर का दिखाई देता है। समझ में आ गई। और इसके अलावा ब्लैक कलर क्यों दिखाई देता है, कि इसने क्या किया ना, बहुत खतरनाक है ब्लैक कलर ना, ये सारे प्रकाश को क्या कर लिया, झगड़ दिया इसने, कोई प्रकाश जाने ही नहीं दिया।
कोई प्रकाश नहीं है यानी अंधेरा है, और अंधेरा का रंग कैसा होता है दोस्तों? काला। यानी कोई प्रकाश जब आपकी आंखों पर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा रंग हो जाता है? काला रंग हो जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है। अब ये जो साबुन के जो झाग है दोस्तों, ये जो साबुन के जो झाग है, ये साबुन या आपके डिटर्जेंट या सर्फ के जो झाग है, ये कैसे दिखाई देते हैं दोस्तों? व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। किसके कारण दिखाई देते हैं दोस्तों? परावर्तन के कारण। ये पूछा जाता है दोस्तों, कौन से रंग के कारण? परावर्तन के कारण। ओ व्हाट्सएप से कई बात करिए, साबुन में नरा बुलबुला हुआ तो अपन कई तरह चमकीला और अलग अलग रंग का भी दिखाई देगा साबुन। हाँ बिल्कुल, उसका कारण होता है दोस्तों एक अलग चीज होती है, व्यतिकरण। कौन सा दोस्तों? व्यतिकरण। यानी व्यतिकरण के कारण जो साबुन के जो झाग होते हैं वो आपको चमकीले और अलग रंगीन दिखाई देते हैं। चमकीले व रंगीन, चमकीले व रंगीन, ये पूछा जाता है दोस्तों। प्रश्न ध्यान रख लेना कि साबुन के झाग व्हाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं? परावर्तन के कारण। और चमकीले व रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? व्यतिकरण के कारण। और स्टेटमेंट में 2 बार मैंने एग्जाम में पूछा है कि आप पृष्ठ तनाव को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। स्टेटमेंट पूछते हैं ना सत्य सत्य के अंदर में, तो ये पृष्ठ तनाव का भी पूछा जाता है। अब मैं इसको लिखा देता हूं दोस्तों, साबुन और अपमार्जक में क्या क्या समानताएं हैं। हाँ देखो दोस्तों, ये लिख दिया मैंने समानता है ना, एक बार छाप लो इसको। फिर अपन लिखते हैं असमानताएं। असमानताएं बता रहा हूं। हाँ देखो दोस्तों, अब मैंने समानताएं पढ़ ली थी। असमानताएं भी मैंने सारी आपको बता दी है, फिर भी एक नोट्स के रूप में मैंने लिखा दी ताकि आप भविष्य में पढ़ो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको सब पता है कि साबुन क्या है? क्षीय बसीय अम्ल है, जिसमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है के सोडियम पोटेशियम लवण है। ठीक है। अपमार्जक क्या? लंबी हाइड्रोकार्बन संरचना थे, आप पढ़ चुके हैं, अमोनियम या सल्फोनेट लवण है। या इसको क्या कभी इस लाइन से भी पूछा गया दोस्तों ना कि भाई अपमार्जक निम्न में से क्या है या क्या नहीं है, तो ये लाइन भी दी हुई है तो मैंने लाइन लिख दी, क्योंकि इसके अंदर होता है ना उच्च एल्केन सल्फोनिक अम्ल या एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण है। ठीक है, तो आप दोनों याद कर लेना। इसी प्रकार जो साबुन है, साबुन को आपको मैंने शुरू में बताया था, अभी आज वीडियो शुरू होने से पहले, ये दुर्बल अम्ल है जो कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और प्रबल क्षार जो कि NaOH और KOH प्रबल क्षार की श्रेणी में आते हैं, से लवण इनके लवण होते हैं। ठीक। अपमार्जक जो होते हैं वो प्रबल अम्ल है, जैसे SO3H, मतलब बताया ना आपको कि भाई एल्कोहल के साथ में किसकी प्राथमिक एल्कोहल की H2SO4 के साथ क्रिया करवाई जाती है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे सल्फोनिक अम्लों का निर्माण होता है, SO3H या SO4H, ये जो सल्फोनिक अम्ल है दोस्तों इनका निर्माण होता है। और ये कैसे अम्ल? क्योंकि H2SO4 बेसिकली उनसे बने, तो H2SO4 से बने अम्ल तो वो तो बाप ही हो गए, है ना, यानी प्रबल क्षार, सॉरी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो कि NaOH के क्या होते हैं दोस्तों? लवण होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ आपके आ गया दोस्तों प्रबल क्षार, ठीक, और साबुन के अंदर, और दुर्बल अम्ल, तो इनका जो विलयन होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो साबुन का जो विलयन होगा, जो उसमें जब जल में घोलेंगे दोस्तों तो कैसा विलयन प्राप्त होगा? आपको क्षारीय विलयन यहाँ पर प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से आपका अपमार्जक के अंदर दोनों ही प्रबल है, दोनों ही लड़ के मर जाएंगे साले ना, अम्ल रहेगा ना क्षार का वजूद रहेगा, वो क्या बन जाएगा? प्योर लवण है। यानी प्योर लवण जो होगा वो कैसा होगा? पीएच मान उसका बिल्कुल 7 आएगा, यानी कैसा हो जाएगा दोस्तों? उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? उदासीन। मैंने यहाँ पर समीकरण लिखने का प्रयास किया, देखो RCOO ने जल में घोलेंगे तो RCOO भाई जिससे बना है उससे टूट जाएगा, तो ये क्या है दोस्तों? दुर्बल अम्ल है। क्या है ये? दुर्बल अम्ल। और ये जो है आपका NaOH क्या है? प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। ठीक है, यानी अब अम्ल और क्षार से बनता तो लवण ही है, लेकिन प्रबल अम्ल है तो ये थोड़ा जीत में रहेगा, यानी उसमें क्षारकता रहेगी, तो विलयन कैसा हो जाएगा दोस्तों? क्षारीय विलयन हो जाएगा। इसी प्रकार से AR का मतलब दोस्तों बेंजीन ग्रुप है ना, एरिल यानी बेंजीन ग्रुप है, एरिल का मतलब होता है बेंजीन, और SO3 जो कि इसका ग्रुप आता है, प्लस इसको जल में घोलेंगे दोस्तों तो ये देखो सल्फोनिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही प्रबल अम्ल है, ये दोनों प्रबल अम्ल, ये लो साहब प्रबल अम्ल, और ये क्या दोस्तों? प्रबल क्षार है, ये लो प्रबल क्षार। अब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से क्या निर्माण होगा दोस्तों? जो लवण ही निर्माण होगा। यहाँ पर दोनों का कोई वजूद, दोनों का वजूद क्या हो जाएगा दोस्तों? खत्म हो जाएगा, और विलयन की पीएच आएगी आपकी 7, यानी विलयन जो हो जाएगा आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों? उदासीन। अब तीसरा जो अंतर आप सब जानते हो, कठोर जल में, यानी जो होगा कठोर जल में साबुन क्या करेगा? जाग कम देगा और सफाई नहीं करेगा, और अपमार्जक क्या करेगा? इसका आपको कारण भी मैंने बताया, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो है आपके वहां लवण बनते हैं, और जाग इसके अधिक बनते हैं और पूर्ण सफाई करेगा। और तीसरा चौथा जो अंतर आप लिख सकते हो दोस्तों, प्रदूषण। ठीक है ना, जो प्रदूषण क्या करेगा दोस्तों? प्रदूषण के ऊपर लिख सकते हो कि यहाँ पर जो साबुन होगा, साबुन क्या क्या होगा? कम, यहाँ पे कम प्रदूषक होगा, कम प्रदूषक। ठीक है, और जो होगा यहाँ पर अपमार्जक होगा, अपमार्जक, अपमार्जक क्या होगा दोस्तों? अधिक प्रदूषक होगा, ये लो साहब अधिक प्रदूषक। ठीक, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण मैंने पहले लिखा दिया इसके कारण। ठीक है दोस्तों, कैसा वीडियो लगा
अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और तक भी पहुंचाइए, और चैनल को जरूर भाई साहब आगे तक पहुंचाओ और करो कि भाई इसको थोड़ा सा बढ़ाओ यार चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो भी अच्छे अच्छे ला सके। बहुत मेहनत होती है दोस्तों इन वीडियो बनाने में, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ओके, जय सिया राम, छाप लेना इसको।